छोटा सा चैप्टर है जैव विकास। तो चलिए जैव विकास को देख लेते हैं। पहले नोट्स देखते हैं इसको। जीवन की उत्पत्ति। तो पृथ्वी पर उत्पत्ति अनुमानतः 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई तथा कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर की उत्पत्ति, जैसे पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई ना, वो 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई और समय के साथ जो है इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न सिद्धांत या परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई है। जाहिर सी बात है, किसी ने देखा तो है नहीं, जिसमें रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति सबसे आधुनिक है। इससे संबंधित विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीव रसायन शास्त्री AI ओपेरिन ने भौतिकवाद या पदार्थवाद मेटेरियलिस्टिक थ्योरी के नाम से प्रस्तुत की, जो उनकी पुस्तक जीवन की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ लाइफ में छपी। इसके प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। जीवन अर्थात प्रारंभिक जीवन की उत्पत्ति आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व हुई। आदि सागर के जल में न्यूक्लियोप्रोटीन्स के वायरस जैसे कणों के रूप में हुई, जो परपोषी यानी हेट्रोट्रॉपिक एवं अवायवीय यानी एरोबिक थे, यानी उनको हवा की जरूरत नहीं पड़ती थी। 3.8 अरब वर्ष पूर्व कलायुक्त यानी मेम्ब्रेन बाउंड प्रोकैरियोटिक कोशिका रूपी आदि जीव बने, जिनमें पहले परपोषण तथा बाद में स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का प्रारंभ हुआ। स्वपोषी आदि जीव वर्तमान में नीले हरित शैवाल जैसे थे। लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, जिनसे वर्तमान जीव जगत के सारे जीव जीवाणु के अलावा बने। जीवाणु नहीं, इससे बना हुआ है। प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन यानी CH4, अमोनिया NH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आदि गैसें उपस्थित थी। देखिए, ध्यान दीजिए कि अभी जो दूसरे ग्रहों पे लोग जा रहे हैं ना, तो उनको ऑक्सीजन वहाँ नहीं मिल रहा है, लेकिन ये CO2 मीथेन वगैरह गैस वहाँ मिल रही है, जिससे कि साइंटिस्ट बहुत उत्साहित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ऑक्सीजन तो आ ही जाएगा इसके बाद। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना एवं सिद्धांत को देखें तो जैव विकास की मौलिक परिकल्पना है परिवर्तन के साथ अवतरण, डिसेंट विथ चेंज और मॉडिफिकेशन, अर्थात निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति ही जैव विकास कहलाता है। लैमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी व्रिज आदि वैज्ञानिकों ने ठोस प्रमाण के आधार पर जैव विकास की विस्तृत व्याख्याएं प्रस्तुत कर अपने सिद्धांत दिए। लैमार्कवाद। जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में छपा। इसे लैमार्क का सिद्धांत या लैमार्कवाद कहते हैं। यह निम्नलिखित मूल धारणाओं पर आधारित है। बड़े होने की प्रवृत्ति, वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों के उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स, उपार्जन लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। लैमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग की धारणा के अनुसार अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, जिराफ की गर्दन का लंबा होना तथा सर्पों में टांगों का अभाव। देखिए, अगर आपने दिमाग का अगर इस्तेमाल नहीं किया ना, तो ये जो है ना, दिमाग आपका छोटा होता जाएगा और एक दिन लुप्त हो जाएगा इस सिद्धांत के अनुसार से। इसलिए दिमाग को बिल्कुल खूब इस्तेमाल करना है, हर जगह इस्तेमाल करना है। अब चलिए इसको एक चीज़ देखते हैं। सबसे पहले लैमार्कवाद के अनुसार अंगों का उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव। जैसे ये जिराफ है, ठीक है ना, तो इसको नीचे घास मिल जाती थी तो ये नीचे ही खा लेता था। फिर पैर बड़े हुए तो जिराफ ने थोड़ा उचक के खाना शुरू हुआ, थोड़ी गर्दन लंबी हुई। फिर पैर और बड़े हुए तो इसने और अपनी गर्दन बढ़ाई और इस तरह से जो है जिराफ की गर्दन लंबी होती गई। ऊंचे वृक्ष की पत्तियों को खाने के लिए अगली टांगे व गर्दन का अधिक उपयोग होने से इन अंगों की अधिक लंबाई हो गई। तो यह लैमार्कवाद के अनुसार अंगों के उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव जिराफ के
उद्विकासीय क्रम पर रेखाचित्र से दिखते हैं। ये लैमार्कवाद है। अब बात करते हैं डार्विनवाद का। तो चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। इनकी विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में छपी। यह सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है: जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति, ओवर प्रोडक्शन की क्षमता, जीवन संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, विभिन्नताएं और इसकी वंशागति, वेरिएंस एंड देयर इनहेरिटेंस, योग्यतम की अतिजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या प्राकृतिक चयन। अब देखते हैं म्यूटेशन थ्योरी यानी उत्परिवर्तन। जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत इंग्लैंड के पादप शास्त्री बोटनिस्ट ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। इन्होंने अपने प्रयोग सांध्य प्रिमरोज अर्थात आइनोथेरा लैमार्कियाना नामक पौधे पर किया। इनके अनुसार नई जाति यानी स्पीशीज की उत्पत्ति एक ही बार में अस्पष्ट एवं अस्थायी यानी वंशागत आकस्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। जैसे कि बंदर है ना, बंदर ने सीधे इंसानों को जन्म दे दिया और वहीं से इंसान शुरू हो गए। इनके अनुसार से जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्ती यानी म्यूटेंट कहलाता है। जाति के विभिन्न सदस्य में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स ये क्या है? जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था जिसका जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की संयोजक कड़ी है, जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे थे। इसके बावजूद यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। युग्लिना को पादप एवं जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। देखिए, ये एकदम मत भूलिए, युग्लिना को पादप एवं जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। नियोपाइलिना एनेलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी है। एनेलिडा और मोलस्का के बीच के संयोजक कड़ी कौन है? नियोपाइलिना। प्रोटोथीरिया निम्न कोटि के स्तनियों का उपवर्ग है जिसके अंतर्गत एकिडीना, बतख, चोंची, प्लेटिपस आदि जीव आते हैं। ये सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच के संयोजक कड़ी हैं। डायनासोर विशालतम सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प में थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों ट्रायसिक कल्प, जुरासिक कल्प तथा क्रिटेशियस कल्प में बांटा गया है। मैमथ प्रजाति वर्तमान में लुप्त है। यह हाथी का पूर्वज माना जाता है। क्रो-मैग्नन मनुष्य को आधुनिक मानव होमो सेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति सब स्पीसीज होमो सैपियंस फॉसिल्स मानते हैं। क्रो-मैग्नन का शरीर गठा हुआ और लगभग 180 सेंटीमीटर 6 फीट लंबा तथा कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर था। डेनिसोवन एक आदिम मानव प्रजाति था जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि विशेषज्ञ अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी तथा फिर चीन के तिब्बत की गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई है। तिब्बत से प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लाइस्टोसीन काल लगभग 1.6 लाख वर्ष पूर्व का है। डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमो सेपियंस और निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालिक मानव प्रजाति माना जा रहा है। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन यानी आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन अनुपस्थित थी। अभी अभी हमने इसको देखा है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम हुआ है लगभग, तो 2 अरब वर्ष पूर्व जो है इसका उद्गम हुआ है।
तो इसमें वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीव का उद्गम ओरिजिन लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। प्रारंभ में जीव साधारण तथा एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर थे। फिर बाद में बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो यह नील हरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना कौन सा है? तो यह नील हरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। डार्विन द्वारा प्रस्तुत वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? देखिए, ओवर प्रोडक्शन था, बिल्कुल था। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस, ये भी था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये भी था। तो ये तीनों है, उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसने लिखी है? ये लिखी है डार्विन ने। डार्विन की लिखी किताब है द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये किया था डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ये समझाया लेमार्क ने। जैव विकास इवोल्यूशन परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में छपा। इसे लेमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ये किया था ह्यूगो डी व्रीज ने। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी म्यूटेशन थ्योरी को हॉलैंड के पादप शास्त्री बोटनिस्ट ह्यूगो डी व्रीज ने दिया। इसके अनुसार नई जाति स्पीसीज की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली अस्पष्ट तथा अस्थायी वंशागत बड़ी विभिन्नताओं उत्परिवर्तनों के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्ती यानी म्यूटेंट कहलाता है। इन्हें अपना प्रयोग सांध्य प्रिमरोज इवनिंग प्राइमरोज पर किया था। अब है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका सही। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत यानी म्यूटेशन, तो ये दिया था ह्यूगो डी व्रीज ने। ये ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना की थी बीडल और टैटम ने। ऑपेरन अवधारणा है जैकब और मोनोड की। ठीक है, ऑपेरन अवधारणा किसकी है? जैकब और मोनोड की। तो बस घोट लेना है इसको, उत्तर में क्या पढ़ना मैं फिर से बताता हूँ। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ये दिया है ह्यूगो डी व्रीज ने। ठीक है ना, तो ये डी व्रीज हो गया, ह्यूगो डी व्रीज। विकास का सिद्धांत ये दिया है डार्विन ने। जीन एवं एंजाइम की परिकल्पना ये दिया है बीडल और टैटम ने। और ऑपेरन की अवधारणा है जैकब और मोनोड की। आगे देखते हैं। विकास का मुख्य कारक है, तो विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। जैव विकास यानी इवोल्यूशन का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि यही विभेदों द्वारा अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वर्ण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों तथा एलीली जीनों दोनों की ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, तो ये किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिकों लेमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग यूज एंड डिसयूज के कारण होते हैं।
बदलते वातावरण में जीवधारियों नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों को कम, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं। इसलिए कहता हूँ खूब पढ़िए ताकि दिमाग इस्तेमाल में रहे। अगर दिमाग का आपने इस्तेमाल नहीं किया तो इस सिद्धांत के अनुसार से आपका दिमाग धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक दिन लुप्त हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जिसके उदाहरण हमारे शरीर के अवशेषीय अंग हैं। लेमार्क ने अंगों के अनुपयोग के सिद्धांत उदाहरण के रूप में सर्पों स्नेक्स में टांगों के अभाव को बताया है। टांग की जरूरत नहीं पड़ी सांप की तो टांगें लुप्त हो गई। भारत की विशाल वन बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? देखिए चीता। चीता बिडाल कुल का है, तो वो अब भारत में विलुप्त हो गया है। कोशिश है कि चीता को लाया जाए फिर से। आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज हैं, तो ये हैं क्रो मैग्नन मानुस। क्रो मैग्नन मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमोसेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमोसेपियंस फॉसिल्स मानते हैं। क्रो मैग्नन का शरीर गठा हुआ और लगभग 180 सेंटीमीटर 6 फुट लंबा था तथा इसकी कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? तो देखिए डेनिसोवन क्या है कि एक आदि मानव जाति थी, स्पीसीज थी, ठीक है ना, इसलिए समाचार पत्रों में आता है। थोड़ा आगे देख लेते हैं। डेनिसोवन एक आदिम प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी तथा फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई है। तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लाइस्टोसीन काल लगभग 1.6 लाख वर्ष पूर्व का है। डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमोसेपियंस और निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालिक मानव प्रजाति माना जा रहा है। आर्कियोप्टेरिक्स है, तो आर्कियोप्टेरिक्स है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। ये आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म यानी फॉसिल्स लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टानों में से मिले हैं। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे, जिसको क्लॉज बोलते हैं इंग्लिश में, थे। फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। यह जंतु जैव विकास यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को सिद्ध करता है। मूवी में आपने देखा भी होगा, वो डायनासोर वाली मूवी थी ना जिसमें हमारे एक प्रमुख अभिनेता भी थे उसमें, जिनकी हाल फिलहाल डेथ हो गई है। चलिए नाम मुझे ध्यान में नहीं है, वो कैंसर से उनकी डेथ हो गई शायद। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो यह सरीसृप व पक्षी के बीच की योजक कड़ी है आर्कियोप्टेरिक्स। मैमथ पूर्वज हैं, तो ये हाथी के पूर्वज हैं मैमथ। मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है, यह हाथी का पूर्वज माना जाता है। डायनासोर थे, तो डायनासोर थे क्या? तो मेसोजोइक सरीसृप थे, ठीक है ना, अभी हमने देखा है। डायनासोर विशालकाय सरीसृप रेप्टाइल्स थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प में थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों ट्रायसिक कल्प यानी 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व का, जुरासिक कल्प 5.7 करोड़ वर्ष पूर्व का तथा क्रिटेशियस कल्प 7 करोड़ वर्ष पूर्व का में बांटा गया है। क्रिटेशियस में डायनासोर पुष्पीय पादपों स्तनियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों में जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीपों के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्कापिंडों के गिरने से डायनासोरों सहित लगभग 76% जातियों की व्यापक विलुप्ति हुई। बड़े जितने जानवर थे वो चल बसे। जो जानवर बिल बना के मिट्टी के अंदर रह सकते थे वो बचे रह गए, क्योंकि जो आग और गर्मी थी ना उससे काफ़ी हद तक वो भीतर में बचे रह गए और फिर वो बाद में निकले, तो उन्हीं से फिर बाद में और जीवों की उत्पत्ति हुई।
तो डायनासोर रहे, तो ये रहे मेसोजोइक युग में। जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो देखिए, सैलमेंडोर, अजगर और कंगारू, ये वाला सबसे सही है। पहले सैलमेंडोर, उसे अजगर, अजगर से कंगारू निकला। तो दिए गए विकल्पों में सैलमेंडोर का विकास काल सबसे पहले लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व तथा कंगारू का सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व का है। तो चलिए, हमने इस पूरे चैप्टर को देखा। छोटा सा चैप्टर था, इसलिए थ्योरी और प्रश्न दोनों को हमने एक साथ देखा। उम्मीद है सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी को कोई समस्या होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मैं और इम्प्रूव करूँगा। अभी सिस्टम को और इम्प्रूव करूँगा, खूब बढ़िया कर दूँगा। खूब सारे जो है पिक्चर्स वगैरह के जरिए भी इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। धन्यवाद।